नमस्ते बच्चों, आप सभी का वेलकम है मेरे इस YouTube चैनल पे। चैनल का नाम तो आप सब जानते ही हो, MK बूस्टर। अब अपना जो टॉपिक है चैप्टर उस पर आते हैं। तो अपना चैप्टर कौन सा था? 11। और हमने इसमें फिनोल का टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हमने फिनोल क्या होता है, इसका नामकरण तथा फिनोल को बनाने की विधियों के बारे में पढ़ लिया था। इसके साथ मैंने फिनोल के भौतिक गुण भी आपको पढ़ा दिए थे। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था फिनोल के रासायनिक गुण, और रासायनिक गुण में भी मैंने फिनोल की अम्लीय प्रकृति के बारे में बात की थी। और लास्ट क्लास के अंदर मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया था कि एल्कोहल और फिनोल में अधिक अम्लीय कौन होता है, क्यों, इसका कारण आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करें। तो 5-7 स्टूडेंटों ने मैसेज भी किया था, आंसर काफ़ी हद तक सही था। अब मैं उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या था बेटा कि फिनोल, थोड़ा सा बेटा नीचे साइड में लिख ले इसको, कि फिनोल एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? तो अपना आज का जो सवाल है वो क्या है? फिनोल एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? तो बेटा इसका रीज़न मैंने समझाया था, फिर भी हम बात कर लेते हैं। अगर आंसर लिखना चाहें कि एक तो एल्कोहल की हम बात करते हैं तो उसमें एल्किल समूह जुड़ा होता है, और बेटा एल्किल समूह है, जो एल्किल समूह है वो कौन सा प्रभाव दर्शाती है? प्लस आई। और प्लस आई प्रभाव दर्शाने के कारण एल्कोहल में जो ऑक्सीजन होता है उस पर ऋणावेश की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे बंध की ध्रुवीयता में कमी आती है, जिसके कारण एल्कोहल की जो अम्लीय प्रकृति है, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति है वो क्या होती है? कम होती है। इसके अलावा आप एक पॉइंट और लिख सकते हो कि एल्कोहल में जब H+ आयन बाहर जाता है तो एल्कोक्साइड आयन बनता है, जिसमें अनुनाद नहीं पाया जाता है। उसके बाद आप फिनोल के लिए बता सकते हो कि ऐसे लिख सकते हो कि एल्कोहल में क्वेश्चन लिख दो ROH। एल्कोहल में एल्किल समूह है, एल्कोहल में एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण, एल्कोहल में एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण OH समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर OH समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेश अधिक हो जाता है, जिससे OH बंध की ध्रुवणता कम हो जाती है, जिससे अम्ल सामर्थ्य में कमी आती है। तो बेटा एक पॉइंट तो आप एल्कोहल के लिए ये लिख सकते हो। क्लियर है? मैंने आपको समझाया था, जिन स्टूडेंट ने मेरी लास्ट क्लास ली थी उनके यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, फिर से मैं एक बार 2 मिनट के लिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपने लिखा था ROH, एल्कोहल है, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं। अब एल्किल समूह कौन सा प्रभाव दर्शाता है? प्लस आई। प्लस आई का मतलब बंध के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की ओर विस्थापित होंगे, ऑक्सीजन पे विस्थापित होंगे। तो ऑक्सीजन पे विस्थापित होने का मतलब
कि इस ऑक्सीजन पर ऋणावेश का मान बढ़ेगा। और मैंने साफ साफ आपको समझे कि अगर ऑक्सीजन पर ऋणावेश बढ़ेगा तो H+ यहाँ से आसानी से बाहर नहीं जाएगा, और अगर आसानी से H+ बाहर नहीं जाएगा तो अम्लता क्या होगी, घटेगी। तो एक पॉइंट तो हमने ये समझा था। दूसरे पॉइंट की जब हम बात करें तो यहाँ पर आप एक चीज और लिख सकते हो कि एल्कोहल में एल्कोहल से H+ आयन के निष्कासन से, एल्कोहल से H+ आयन के निष्कासन से एल्कोक्साइड आयन बनता है। कौन सा आयन बनता है, एल्कोक्साइड आयन बनता है। जो एल्कोक्साइड आयन बनता है जिसमें अनुनाद नहीं होता है, आयन बनता है जिसमें अनुनाद नहीं होता है। अब यहाँ पे एक सिंपल से स्ट्रक्चर बना के आप ये चीज़ समझा सकते हो, ROH, ये ऑक्सीजन एल्किल समूह अपना कौन सा प्लस साइन प्रभाव दर्शा है, यहाँ से ये बन क्या होगा, टूटेगा, तो क्या होगा, ये बनेगा RO- और यहाँ पे H+। RO-, इसको आप क्या बोल सकते हो बेटा, एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन। तो बेटा ये बातें तो आपने किसके बारे में बता दी, एल्कोहल के बारे में। अब हम बात किसकी करें, क्योंकि ये तो मैंने एल्कोहल के लिए समझाया है, अब हमें बात बेटा किसके लिए करनी है, फिनॉल के लिए करनी है। बात हमें किसके लिए करनी है, फिनॉल के लिए करनी है। फिनॉल में इसका जस्ट उल्टा है कि जो फेनिल समूह बेंजीन वाले फेनिल समूह वो -I प्रभाव दर्शाता है, जिससे बंध के इलेक्ट्रॉन को वो अपनी ओर खींचेगा, जिससे ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेश की कमी आएगी, और ऋणावेश की कमी आएगी तो OH बंध की ध्रुवणता बढ़ेगी और अम्ल सामर्थ्य बढ़ेगा। दूसरी बात कि फिनॉल में जब H+ आयन का निष्कासन होता है तो फिनॉक्साइड आयन बनता है, पिछली वाली क्लास में पढ़ा था। और फिनॉक्साइड आयन तो अनुनाद द्वारा स्थायी होता है। फिनॉक्साइड आयन क्या होता है बेटा, अनुनाद द्वारा स्थायी होता है। इस कारण, इन कारणों के कारण फिनॉल होता है वो एल्कोहल से अधिक स्थायी होता है। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे वो लिख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें कि जिससे आपकी प्रॉब्लम ना आए। तो ये बता दो बेटा आपने किसके लिए लिख दी, यहाँ पर हो गई। अब आगे बात करें तो ये तो मैंने केवल एल्कोहल की बात की है। इसके बाद अब हम बात करें फिनॉल के लिए। तो आंसर क्या लिखोगे बेटा, फिनॉल में, अब फिनॉल का फॉर्मूला आप जानते ही हो क्या होगा, C6H5OH। फिनॉल में फेनिल समूह के, फिनॉल में कौन सा समूह है, फेनिल समूह के -I प्रभाव के कारण, -I प्रभाव के कारण OH समूह में उपस्थित ऑक्सीजन पर ऋणावेश में कमी आती है, जिसके कारण OH बंध की ध्रुवणता अधिक हो जाती है और अम्ल सामर्थ्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा फिनॉल से H+ आयन के निष्कासन से,
इसके अलावा फिनोल से H+ आयन के निष्कासन से फिनोक्साइड आयन बनता है, जो अनुनाद द्वारा स्थायी होता है। किसके द्वारा बेटा? अनुनाद द्वारा स्थायी होता है। इसके बाद आप चाहते हो स्ट्रक्चर बना देना, एक OH, ये व्यंजन वाले, तो ये तो बन गया फिनोल। अब यहाँ से ये H+ बाहर जाएगा तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी बेटा? ये व्यंजन वाले, इसके ऊपर O- और H+। इसका नाम जानते हो, फिनोक्साइड आयन होता है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर बेटा दे सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद जब भी आप ये आंसर दो तो आपको एक बात याद रखनी है कि आपको यहाँ पर फिनोक्साइड आयन की, किसकी बेटा? फिनोक्साइड आयन की आपको अनुनादी संरचना बना के आनी है। कौन से आयन की? फिनोक्साइड आयन की। मैंने लास्ट वीडियो में अनुनादी संरचना बना दी थी, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर किसकी संरचना बनानी है बेटा? फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना यहाँ बनानी है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पूरा डिटेल से आपको यहाँ पे समझा दिया है। फिर भी अगर आप 2 शब्द में आंसर देना चाहो तो सीधा लिखोगे कि फिनोल एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि फिनोल से H+ आयन के निकलने से फिनोक्साइड आयन बनता है, जो अनुनाद द्वारा स्थायी होता है। शॉर्ट में ये भी आंसर आप चाहो तो लिख सकते हो इतना। तो बड़ा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 बातें और करते हैं इस अम्लीय प्रकृति से संबंधित, क्योंकि बेटा यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और पूछने के बाद हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट भी होता है। तो बेटा अब आगे बात करें, इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन और बनता है कि फिनोल की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। क्या लिखा बेटा? फिनोल की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, कि फिनोल पर जब कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ेगा तो उसकी अम्लता बढ़ेगी या कम होगी, इससे संबंधित बेटा हम कुछ बातें करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले बात करें कि 2 समूह होते हैं। एक तो होता है बेटा इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह और एक होता है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित समूह। तो सुन लेना गौर से, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ेगा। कौन सा समूह बेटा? इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ेगा तो अम्लता होगी, वो बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित समूह जुड़ता है तो अम्लता कम होती है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेटा, सब समझ गए कि यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की उपस्थिति। तो अब आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई होगी, अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा बेटा यहाँ कंसेप्ट समझा दूँ। एक तो होता है बेटा इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मुख्यतः अगर हम बात करते हैं तो किसकी करते हैं इसमें? NO2, साइनाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये समूह कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होते हैं। जब ये किसी के साथ जुड़ेंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की उपस्थिति तो सिंपल से लिखेंगे। तो क्या लिख सकते हो बेटा यहाँ पे आपकी? फिनोल में क्या लिखा है? फिनोल में बेंजीन वाले पर, फिनोल में बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह उपस्थित होने पर अम्लीयता बढ़ती है। अर्थात फिनोल में यदि बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, बेटा इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह मैंने यहाँ लिख दिए कौन से, यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह उपस्थित हो तो अम्लता क्या होती है बेटा? बढ़ती है। और ये समूह
और ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है। जब ऑर्थो और पैरा पे जुड़ा हो तो अम्लता और अधिक हो जाती है, और ये समूह है, ये कौन से इलेक्ट्रॉन आकर्षित, और ये समूह है ऑर्थो या पैरा स्थिति पर होने पर अम्लता और अधिक बढ़ जाती है या और अधिक हो जाती है। अब बेटा यहाँ से भी आपको तो 3 कंडीशन होती है, ऑर्थो, मेटा, पैरा। सबसे पहले यहाँ मैं समझा रहा हूँ, जिससे मैंने फिनोल लिखा है। OH, 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 OH। हो गया बेटा, मैंने ये 5 फिनॉल बना दिए। अब हमें पता है कि हम इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह के रूप में यहाँ दो कौन कौन से समूह लेते हैं मुख्यतः? NO2, नजर नहीं आ गया बेटा? NO2, साइनाइड, कार्बोक्सिल, मुख्यतः हम इनकी बात कर लेते हैं। अब सीधी बात है, जैसे एग्जाम्पल में NO2 को समझा रहा हूँ नाइट्रो समूह का, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह तो अम्लता अधिक होगी और संख्या ज़्यादा होगी तो और ज़्यादा होगी। तो सपोज किया कि मैंने यहाँ पर 3 NO2 समूह जोड़ दिए इस कंडीशन पे। कितने आकर्षित समूह जोड़ दिए बेटा? 3 आकर्षित समूह जोड़ दिए। इस व्यंजन वलय पे मैंने 3 आकर्षित समूह जोड़ दिए। बेटा इसका नाम जानते होंगे, पिछले वाले चैप्टर में मैंने लिखाया था, और अभी जस्ट इस चैप्टर में हम इसका आगे बात भी करेंगे कि इसका नाम क्या है। कमेंट्स में बेटा जल्दी, कि जिससे मुझे ये आईडी IPS नहीं बेटा, सादा नाम की बात कर रहा हूँ। क्या बताया था मैंने इसका? बेटा भूल गए, दिमाग की बत्ती नहीं जली। वो आता ना एड, सेंटो फ्रेश खाओ दिमाग की बत्ती जलाओ। तो बत्ती तो जलानी पड़ेगी। बेटा क्या नाम है इसका? पिक्रिक अम्ल। याद आया क्या? पिक्रिक अम्ल। तो इसमें 3 NO2 समूह जोड़े, तो पता है कि अब NO2 समूह की संख्या जितनी ज़्यादा होगी अम्लता उतनी ज़्यादा होगी। अब मैं एक NO2 समूह जोड़ रहा हूँ, सुन लेना बेटा, ऑर्थो, मेटा और पैरा। अगर पैरा पर NO2 समूह होगा तो अम्लता वहाँ सबसे ज़्यादा होगी। जैसे एक NO2 मैंने और पैरा पे जोड़ दिया, दूसरा NO2 मैंने ऑर्थो पे जोड़ दिया, और एक NO2 मैंने किस पे जोड़ दिया? ये किस पे है बेटा? सब जानते हो कंडीशन, पैरा, ऑर्थो और मेटा। अब देखो इसमें OH समूह 3 है, तो इन सब में सबसे अधिक अम्लता कौन सी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी, कि 3 NO2 समूह 3 इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, तो इसकी अम्लता सबसे ज़्यादा होगी। अब इन चारों की बात करें तो इन चारों में इस पे NO2 समूह नहीं है और इन पे इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, तो इनकी अम्लता अधिक होगी। ठीक है, अब इन तीनों पे एक एक है, तो इन तीनों में किसकी ज़्यादा है? देखो इन फिनोल से ज़्यादा इसकी हो गई, इन तीनों की। अब हम इन तीनों में बात करें तो क्रम याद कर लेना कि सबसे ज़्यादा अम्लता पैरा वाला की होगी, उससे कम ऑर्थो की, और सबसे कम मेटा की। तो अगर आप इन पांचों कंपाउंड को अम्लता के क्रम में व्यवस्थित करें तो सबसे अधिक इसकी होगी, उससे कम ये, उससे कम ये, और सबसे कम ये। नाम जानते हो इसको? आप बेटा क्या बोलते हो आप? फिनोल। इसका नाम क्या होगा बेटा? मेटा नाइट्रोफिनोल। इसका क्या नाम होगा बेटा? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। इसका पैरा नाइट्रोफिनोल। तो बेटा यहाँ क्योंकि इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं है कि NO2 समूह की संख्या ज़्यादा होगी तो अम्लता ज़्यादा होगी, कोई डाउट वाली बात नहीं है। हाँ, यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि इन तीनों में किस में होती है। तो बेटा याद कर लेना, सीधी सी बात है कि अगर OH समूह है, फिनोल पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा हो तो सबसे ज़्यादा अम्लता किसकी होगी? ऑर्थो की, उससे कम सबसे अधिक
पैरा की, उससे कम ऑर्थो की, और सबसे कम मेटा की। इस क्रम को याद कर लेना। इसके साथ बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम आगे वाले समूह की बात करते हैं। बेटा स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो हम बात करें, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है। क्या लिखा बेटा? इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह की उपस्थिति। अब इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी का मतलब जो बंद के इलेक्ट्रॉन को अगले को दे रहे हैं। जैसे मैंने एल्किल समूह बताया था अभी, और एल्कोक्सी समूह भी होता है। तो आप ऐसा लिख सकते हो इसके लिए, अगर ये समूह है फिनॉल पे जोड़ेगा तो फिनॉल की अम्लता क्या होगी बेटा? कम होगी। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि फिनॉल में बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, जैसे मैथिल, C2H5 एथिल और CH3। नाम याद है बेटा? मेथॉक्सी बोलेंगे इसको। उपस्थित होने पर फिनॉल की अम्लता कम होती है। फिनॉल की अम्लता कम होती है। तो बेटा अब देखो एक आइडिया हम बात समझते हैं। फिनॉल की अम्लता कम होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक फिनॉल बनाया, और इस फिनॉल, ये तो फिनॉल हो गया, और एक फिनॉल बेटा मैंने ये बना दिया। ये क्या नाम बताया था बेटा? याद हो तो साधारण नाम इसका साधारण नाम ऑर्थोकिस्टोल। अब आप मुझे ये बता दो, फिनॉल और ऑर्थोकिस्टोल में से अधिक अम्लीय कौन होता है? फिनॉल और ऑर्थोकिस्टोल में से अधिक अम्लीय कौन होता है? तो बड़ा सीधी बात है कि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जोड़ेंगे तो अम्लता कम होगी। तो इसका मतलब इसकी अम्लता कम है तो फिनॉल की ज़्यादा है। तो फिनॉल है वो ऑर्थोकिस्टोल से इसकी अम्लता क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसके बाद बेटा यहाँ पर भी एक विशेष बात है कि मैं आपको समझा दूँ। चलो कुछ एग्जाम्पल हम इसको लेकर समझ लेते हैं कि यहाँ पर प्रभाव क्या है। ऑर्थो मेटा पैरा का क्या इफेक्ट पड़ेगा? OH फिनॉल देखो ये फिनॉल है। अब अगर इन पे मैं एथिल मेथिल जो भी समूह जोड़ूंगा तो अम्लता में कमी आएगी। तो यहाँ मैंने CH3 जोड़ दिया मेटा पे, इसमें जोड़ा बेटा पैरा पे, और यहाँ जोड़ा ऑर्थो पे। तो याद कर लेना अब इन चारों का क्रम, इन चारों में सबसे अधिक अम्लीय फिनॉल होगा, उससे कम मेटा वाला, उससे कम पैरा वाला, और ऑर्थो वाला सबसे कम। ये तब कंडीशन है जब बेटा कैसा समूह जुड़ाओ। तो बेटा यहाँ से आप एक बात अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लेना कि इन चारों का क्रम याद कर लेना कि इन चारों में सबसे अधिक अम्लीय कौन सा है। तो सबसे कम कौन सा हुआ? ऑर्थो, उससे अधिक पैरा, उससे अधिक मेटा, और उससे अधिक फिनॉल। बेटा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ क्रम में अंतर है कि इस क्रम में और पहले वाले क्रम में अंतर, क्योंकि अब हम इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह की बात कर रहे हैं और वहाँ हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की।
तो अगर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़ा हो तो ऑर्थो की सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा पैरा की, उससे ज़्यादा मेटा की, और फिर आपने क्या लिखा है बेटा, फिनोल। ये कंडीशन तो कब है, जब इलेक्ट्रॉन, तो बेटा अब यहाँ से ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कंडीशन क्या है। अब एक बार बताओ बेटा, बस अपने बुक में तो इतना दे दें कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ेगा तो अम्लता बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़ेगा तो अम्लता कम होगी। बाकी इसमें ऑर्थो मेटा प्रभाव वाली कंडीशन क्या है वो मैंने समझा दी है। ये क्रम तो आपको कब याद रखना है, जब इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़ा हुआ हो, और अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हो तो याद रखना सबसे ज़्यादा पैरा वाला की होगी, उससे कम ऑर्थो, उससे कम मेटा और सबसे कम फिनोल की। तो ये दोनों क्रम मैंने आपको अलग अलग दिए हैं कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा हो तो अम्लता का क्रम आपको ऐसे याद करना है, और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी जुड़ा हो तो क्रम ये याद करना है। बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद हम आगे बात करें। इसके बाद बेटा मैं एक बात और बता दूं इम्पोर्टेंट आपको, कि आपने 11th क्लास में साम्य अवस्था वाला चैप्टर पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत याद हो तो वहाँ एक तो Ka अम्ल का वियोजन स्थिरांक और एक हम ले लेते pKa। अगर याद हो तो एक तो मैंने लिखा Ka और एक मैंने क्या लिखा बेटा, pKa। इन दोनों मानों की हम बात कर लेते हैं और इन पे आपको विशेष बात समझनी है कि एक तो होता है Ka और एक है ये लिखते हैं इसे pKa। ये अम्ल के वियोजन स्थिरांक है। आपको एक इतनी सी बातें याद करनी है कि किसी अम्ल के लिए Ka का मान जितना ज़्यादा हो, तो बेटा मैं समझा रहा हूँ, एक तो Ka होता है और एक होता है pK। ये ज़्यादा आपने 11th में बात की थी, फिर भी मैं एक छोटी सी बात समझा दूँ कि किसी अम्ल के लिए Ka का मान जितना अधिक तथा pKa का मान जितना कम होगा। बात करें किसी अम्ल के लिए Ka का मान जितना अधिक तथा pKa का मान जितना कम होगा, तो Ka का मान जितना अधिक हो तथा pKa का मान जितना कम होगा, वह उतना अधिक अम्लीय होगा। इसका मतलब ये समझना है कि अगर कोई अम्लीय पदार्थ है तो उसके लिए Ka का मान तो क्या होना चाहिए, अधिक होगा, और pKa का मान क्या होता है, कम होता है। तो कहीं पर आपको लिखा हो कि Ka का मान अधिक है तो वो अम्लीय ज़्यादा होगा, और pKa का मान जितना कम होगा वो उतना अधिक अम्ल होगा। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। बड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो बेटा इतनी सी बात क्लियर होनी चाहिए। फिर भी अगर किसी बच्चे के नहीं आए तो ये होते हैं अम्ल के वियोजन स्थिरांक। तो किसी भी अम्ल की अम्लता ज़्यादा होगी तो उसके लिए Ka का मान ज़्यादा होगा, लेकिन अम्लता ज़्यादा हो तो याद रखना pKa का मान क्या होता है, कम होता है लॉग के फॉर्म में। इससे ज़्यादा अपनी ये काम की बातें नहीं हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको क्रम बताया था कि कौन अधिक अम्लीय है, कौन अधिक ज़्यादा अम्लीय और कौन कम अम्लीय है, वो हम इन्हीं मान के आधार पर ज्ञात करते हैं। फिर भी आपको इतना ही याद करना है, इतना लिखने के बाद ज़्यादा अपना को इससे ज़्यादा माइंड अपने को यूज नहीं करना है कि अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा हो तो अम्लता बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़ा हो तो अम्लता के मान में
कमी आती है। इसके बाद बेटा हम आगे वाला टॉपिक शुरू करते हैं। इसके बाद तो ये अम्लता संबंधी कुछ बातें थी, फिनॉल की अम्लता वो मैंने बता दी है आपको। अब आगे बात करें बेटा इससे। इसके बाद बेटा हम आगे बात करें तो हम फिनॉल की अभिक्रिया चल रही थी और हमने ये लिखा था, ये टॉपिक आपने अम्लता वाला पढ़ा किसमें, फिनॉल में OH समूह की अभिक्रिया। तो नंबर पॉइंट 1 डाल के तो मैंने फिनॉल की वो अभिक्रिया बताई थी जहाँ से आपका H+ बाहर किया था। इसके आगे अब हम और अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। दूसरी अभिक्रिया बेटा इसके अंदर हम ले रहे हैं फिनॉल की जिंक चूर्ण के साथ। ये बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार आ चुकी है अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया किसके, जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया। तो बेटा याद कर लेना, रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फिनॉल की अभिक्रिया जिंक चूर्ण के साथ करवाते हैं तो बेंजीन बनता है। क्या बनता है, बेंजीन बनता है। तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ, फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है बेटा, बेंजीन बनता है। तो यहाँ से माइंड में आप एकदम क्लियर कर लेना कि फिनॉल को जब भी आपने जिंक Zn के चूर्ण के साथ गर्म किया है तो आपको क्या प्राप्त हुआ है, बेंजीन प्राप्त होगी। समीकरण चाहे तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये फिनॉल है, इसकी क्रिया मैंने किससे करवा दी बेटा, जिंक चूर्ण के साथ, और इसको मैंने क्या किया बेटा, गर्म किया। क्या गर्म किया बेटा, जिंक चूर्ण के साथ मैंने इसको गर्म किया। तो अब यह होगा क्या बेटा कि ये ऑक्सीजन है वो तो यहाँ इस Zn के साथ जुड़ जाएगा और ये H बेंजीन वाले पे जुड़ जाएगा वापस से। तो कंडीशन क्या बनेगी, ये बेंजीन वाले, ये H, इसको तो आपने क्या नाम दे दिया, बेंजीन, और यहाँ बन गया ZnO, जिंक ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में कोई इतनी विशेष बातें नहीं जो आपको समझ में नहीं आई, सीधी सी बात है। यहाँ जो ऑक्सीजन था वो जिंक के साथ जुड़ कर ZnO बना लिया और H को मैंने वापस यहाँ जोड़ दिया तो क्या बन गई, बेंजीन। तो माइंड में अपने को याद क्या रखना है, हमें रिएक्शन याद से मतलब है कि यदि हमने फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया करवा दी, फिनॉल की क्रिया जिंक चूर्ण के साथ करवा दी, तो आपका निर्माण किसका हो गया बेटा, क्या बन गया आपसे, बेंजीन का निर्माण हो गया है। इसके बाद बेटा एक और अभिक्रिया ले लेते हैं कि फिनॉल की तीसरी अभिक्रिया हम ले रहे हैं अमोनिया के साथ। फिनॉल की अगली अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे बेटा, अमोनिया के साथ। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। फिनॉल की नेक्स्ट अभिक्रिया किसके साथ लिखी है मैंने बेटा, अमोनिया के साथ मैंने फिनॉल की यह अभिक्रिया लिखी है। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि लैंग्वेज की बात कर ले पहले, कि फिनॉल को अमोनिया के साथ, फिनॉल को अमोनिया के साथ, अमोनिया मतलब NH3 के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में 573 केल्विन पर गर्म करने पर, 573 केल्विन पर गर्म करने पर एनिलीन बनता है। क्या बनेगा बेटा, एनिलीन बनता है। अब एनिलीन तो आपने सीखा था क्या, बेंजीन वाले के ऊपर NO2 समूह जुड़ाओ। क्या जुड़ाओ, बेंजीन वाले के ऊपर NO2 समूह जुड़ा हो तो वो कंडीशन आती है। अब देखो फिनॉल, फिनॉल का मतलब बेंजीन वाले के ऊपर OH, क्रिया अमोनिया से। बेटा आप सब जानते हो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NH3। इसको आप चाहो तो कैसे लिख सकते हो, NH2, एक ही बात है बेटा। तो अमोनिया को मैं यहाँ लिख रहा हूँ HNO2, सॉरी NH NH2। क्या किया आपने बेटा, इसको
निर्जल ZnCl2 के साथ 573 केल्विन पे आपने इसको गर्म किया। आगे की प्रोसेस बिना बताए आप समझ गए कि यहाँ से ये समूह बाहर चला जाएगा और यहाँ पर इस बेंजीन वाले के ऊपर आपने क्या जोड़ दिया, NH2 और जल का अणु बाहर चला गया। अब बेंजीन वाले के ऊपर NH2 समूह जुड़ा हो, बेंजीन वाले के ऊपर क्या जुड़ा हो बेटा, NH2 समूह जुड़ा हो तो उसे हम एनिलीन कहते हैं, एनिलीन। अब बेटा यहाँ के जो क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं, फिनॉल से जिंक बनाइए, सॉरी फिनॉल से बेंजीन बनाइए। तो फिनॉल से हमें क्या बनाना है बेटा, बेंजीन बनाना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ जाता है कि फिनॉल से एनिलीन बनाइए, फिनॉल से एनिलीन। इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं दे सकता, क्वेश्चन सीधा भी आ सकता है कि फिनॉल से बेंजीन बनाओ या फिनॉल से एनिलीन बनाओ। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करें। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करें। अब बेटा इसकी अब नंबर 4 अभिक्रिया की बात करें फिनॉल की, तो नंबर 4 पे बेटा आप बात करते हैं PCl5 के साथ। नाम तो आप जानते हो PCl5 का, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और बेटा जो बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको कंफर्म पता है कि जब PCl5 आ जाता है तो उत्पाद में एक चीज़ कंफर्म बनाते हैं हम हर बार, क्या था, कमेंट्स में बता दीजिए बेटा जल्दी से, POCl3, POCl3। तो हम लिख रहे हैं कि फिनॉल की अभिक्रिया PCl5 के साथ, फिनॉल की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराने पर क्लोरोबेंजीन तथा जो क्या बनता था बेटा POCl3, क्या नाम होता है इसका बेटा, POCl3 का नाम क्या होता है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते बेटा इसको, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो फिनॉल की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराने पर क्लोरोबेंजीन तथा फॉस्फोरस या फास्फोरस जो आप बोलना चाहो, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है। बेटा अभी यहाँ पर एक बात विशेष सुन लेना आप, जो इम्पोर्टेंट अपने लिए, अगर आपने फिनॉल को किस रूप में ले लिया, आधिक्य में, फिनॉल को यदि आपने आधिक्य में ले लिया है तो वो आपके फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ, वो आपके फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ क्रिया कर जाएगा और ट्राइफेनिल फॉस्फेट, ट्राइफेनिल फॉस्फेट का निर्माण करता है। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख सकते हैं, यदि फिनॉल आधिक्य में हो तो, यदि फिनॉल ज़्यादा मात्रा में हो तो, यदि फिनॉल आधिक्य में हो तो वह फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, वह फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ क्रिया करके, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ क्रिया करके ट्राइफेनिल, बेटा तो क्या लिखा है, ट्राइफेनिल फॉस्फेट बनता है, ट्राइफेनिल फॉस्फेट बनता है। अब बेटा यहाँ की रिएक्शन समझा रहा हूँ, रिएक्शन समझने की कोशिश करना। क्रिया किसकी है बेटा, फिनॉल की है। फिनॉल का फॉर्मूला इस बार बेंजीन वाले ना बना के मैं से लिख रहा हूँ C6H5
OH। क्या लिखा है बेटा? C6H5OH फिनॉल है। अब इसकी क्रिया बेटा किससे करवानी है? PCl5 से। तो PCl5 को मैंने लिखने का आपको तरीका बताया होगा, याद हो तो, P 1 2 3 4 और 5 ये लिख दिया। अब यहाँ से बेटा क्या होगा कि यहाँ से क्या बाहर गया? HCl। यहाँ से इस फेनिल के साथ Cl जुड़ गया तो क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। और यहाँ से आपका क्या बन गया? POCl3। बिल्कुल साफ समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार थोड़े बड़े अक्षरों में बना दूं जिससे आपकी कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैंने इस बार फिनॉल को कैसे लिखा बेटा? C6H5O और H। फिनॉल ऐसे भी लिख सकते हो आप। क्रिया किससे? PCl5 से। तो 1 2 3 4 5। तो अब देखो बेटा, यहाँ से आपका क्या बाहर चला गया? HCl। यहाँ से C6H5Cl और यहाँ से अपना POCl3 अलग हो गया। तो जो बना वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। C6H5Cl क्या बन गया बेटा? C6H5Cl और क्या बन गया साथ में? POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl। इसके बाद बेटा अब यहाँ से मैं एक विशेष बात बता दूँ आपको कि अगर आपने फिनॉल आधिक्य में लिया है, फिनॉल को आपने आधिक्य में लिया है, तो वो POCl3 के साथ क्रिया करेगा। POCl3 के साथ क्रिया कर जाएगा तो देखो क्या कंडीशन आती है कि यहाँ पे मैंने लिखा C6H5Cl फिनॉल ले लें, OH एक फिनॉल, C6H5OH दूसरा फिनॉल और C6H5OH। ये क्रिया तब होगी जब फिनॉल आधिक्य में हो। क्रिया किससे करेगा? POCl3 से। 1 Cl 2 Cl 3 Cl P डबल बॉन्ड हो। फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड को मैंने बेटा यहाँ ऐसा लिखा है। अब आगे वाली चीज़ में तो आपके प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए कि यहाँ से तीनों H और तीनों Cl बाहर चले गए, तीनों H और तीनों Cl बाहर चले गए। तो अब कंडीशन क्या बचती है वो देख लेते बेटा हम। C6H5 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 कितनी बार है बेटा? 3 बार है। C6H5 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 3 बार है। तो तीनों को मैंने कंबाइन लिख दिया C6H5। 3 है तो होल ट्वाइस कर दिया। अब देखो एक P है, O कितने हो गए? 1 2 3 और 4। तो यहाँ कर दिया PO4। बेटा PO4 को आप क्या बोलते हो? फॉस्फेट। फेनिल C6H5 को क्या बोलते हो? फेनिल। और कितने? 3। तो इसका आपने क्या नाम दिया? ट्राइफेनिल फॉस्फेट। क्या नाम दे दिया? ट्राइफेनिल फॉस्फेट। और साथ में क्या निकल गया? 3HCl। साथ में क्या है? बाहर निकल गया बेटा 3HCl। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर एक अभिक्रिया और बच्ची अपनी इस टॉपिक की, स्क्रीनशॉट बेटा जल्दी। अब बेटा नंबर 5 पर अभिक्रिया आती है, उसकी हम बात करें तो उसका नाम है बेटा ईथरीकरण। क्या लिखा बेटा? ईथरीकरण। मतलब नाम से पता है कि इसमें ईथर बनेगा, नाम से पता है कि इसमें क्या बनेगा? ईथर बनेगा। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है बेटा? फिनॉल को एसीटोन की, फिनॉल को एसीटोन की उपस्थिति में, फिनॉल को एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने पर, बड़ा ये बात तो आप समझ गए कि फिनॉल की क्रिया एसीटोन की उपस्थिति में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओगे तो क्या बनेगा? वही कंपाउंड सोडियम फिनॉक्साइड। क्रिया कराने पर
सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। क्या बनता है बेटा? सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जिसकी क्रिया एल्किल हैलाइड से, बेटा जिसकी क्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर, जिसकी क्रिया एल्किल हैलाइड से करवाने पर ईथर बनता है, जिसकी क्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर ईथर बनता है। तो बेटा रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है बेटा? फिनॉल। फिनॉल की क्रिया बेटा किससे करवा रहे हो आप? NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में। तो बेटा होता क्या है, यहाँ से H और यहाँ से OH, जल का अणु बाहर, और इस बेंजीन वाले के ऊपर क्या जुड़ गया बेटा? ONA। क्या जुड़ गया? ONA, जिसको हमने क्या नाम दे दिया? सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसकी क्रिया बेटा आप किससे करवा दो? एल्किल हैलाइड से। तो एल्किल हैलाइड के रूप में मैंने यहाँ पर ले लिया एल्किल आयोडाइड। एल्किल हैलाइड के रूप में बेटा मैंने यहाँ पे क्या ले लिया बेटा? एल्किल आयोडाइड। तो होगा क्या कि यहाँ से Na और यहाँ से I अलग हो गया, सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड मतलब माइनस NaI अलग हो गया। अब ये R है वो इस O के साथ जुड़ जाएगा, तो ये O और ये R। मैंने कहा कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जब कार्बन जुड़ा, ऑक्सीजन के दोनों तरफ जब कार्बन जुड़ा तो उसको हम ईथर बोलते हैं। तो ये क्या बन गया बेटा आपका? ईथर। क्या बन गया बेटा? ये ईथर बन गया। और अगर इसको आप नाम देना चाहो पर्टिकुलर, तो इसका नाम ये एल्किल हो गया, ये फेनिल हो जाएगा और ये ईथर। तो नाम क्या हो गया बेटा? एल्किल फेनिल ईथर। क्या नाम हो गया? एल्किल फेनिल ईथर। तो ये फिनॉल की OH समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाओं की हमने बात की थी कि फिनॉल में जो OH समूह उपस्थित है, फिनॉल में जो OH समूह उपस्थित है उसकी अभिक्रियाओं की बात की थी। तो उसमें एक अभिक्रिया तो मैंने अम्लीयता वाली बताई थी कि फिनॉल की अम्लीय प्रकृति हम किस प्रकार से सिद्ध करते हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको 3 अभिक्रिया लिखाई थी। फिर अभिक्रिया करवाई थी जिंक के साथ, अमोनिया के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, और एक ये आपको ईथरीकरण। तो ये अभिक्रिया पढ़ी है। ये फिनॉल की बेटा कौन सी अभिक्रिया है? OH समूह की अभिक्रिया है बेटा। इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थोड़ा सा आज की क्लास में काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ होगा, साइड में थोड़ा सी आवाज़ के कारण। तो बेटा कल से कोशिश करेंगे कि इस प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। आज की क्लास हम बेटा यहीं समाप्त करते हैं।